अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। हुकूमत आजकल हुदैबिया पेपर्स मिल खोलने की बात कर रही है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पल पल बदल रही है। आपने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। उन्होंने अपना एक फारवर्ड ब्लॉक जो है वो पंजाब असम्बली में भी बना लिया है, दूसरा कौमी असम्बली में भी बना लिया है। इस वक्त फ़लस्तीन का मसला भी बहुत गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार किए हुए। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रहमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम ज़ीकी साहब, गुड टू सी यू इन पाकिस्तान। राइट। अच्छा सर, ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी, फिर उनको रोक लिया गया एयरपोर्ट पे, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। एक तो ये बताइएगा कि जो रोका गया तो वो क्या सही रोका गया था? FIA को उस वक्त रोकना चाहिए था। दूसरा, जो हुदैबिया पेपर मिल के खोलने की बात हो रही है, उस केस को आपने वो केस स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में कुछ तफसील हमें बताइएगा प्लीज़। देखें, पहले तो मैं आपकी विसासत से जितने भी नाज़रीन हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ हम सब को, आपको, पूरी दुनिया को कोविड से महफूज रखे और अल्लाह करे ये बला जितनी जल्दी टल जाए इस दुनिया से, हम सब की उसमें बेहतरी है। और इस दुआ के साथ कि हम जल्दी इससे विल गेट रिड ऑफ इट। पहले आपने की बेल की बात। देखें, बेल करना इट्स अ टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट। तो क्योंकि वो बेल हाई कोर्ट की हुई है तो उसमें मैं कोई हाशिया राई नहीं करूँगा। बेल में उनको जाने की इजाज़त दी गई है। ठीक है। थोड़ा सा मैं लीगल प्रोसीजर बता दूँ आपको। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर करता है कि प्लीज़ जी फलां बंदा जो उसको ECL से निकाल दें, ECL का एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के तहत जिस बंदे को ECL में डाला जाता है उसको नोटिस दिया जाता है कि आपको ECL में डाल दिया गया। वो रिप्रेजेंट करता है, अगर रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिलती तो ही गेट्स परमानेंटली लाइक इन द ECL। अब इस केस में सबसे बड़ी बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब को ECL में नहीं डाला गया था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ FIA को पावर है कि वो रोकते हैं। वो किस बेस पे रोका? तो इस बेस पे कि यही बेस जो मैंने आपको बताया कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ECL से निकाल दें या इसको बाहर जाने की इजाज़त दें, तो मुझे याद है उसको दोपहर को ये कोई गलबन था टाइम, उसी दिन शाम को जा रहे थे शहबाज साहब और उनको इस बिना पर रोका गया कि आपका नाम चेक कर रहे हैं और ECL में है कि नहीं है। दूसरा, अगर आपको निकाला भी है तो फेडरेशन को लिखा गया है, FIA को डायरेक्ट नहीं लिखा गया। और जितने भी ऑर्डर्स जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, खासतौर पे जो फेडरेशन में है, तो सेक्रेटरी इंटीरियर के थ्रू जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब में जाने में जल्दी की, एयरपोर्ट उनको कुछ अरसे इंतजार करना चाहिए था और अपना नाम मैं ये नहीं कह रहा, FIA के कंप्यूटर लिस्ट से निकलवाना चाहिए था। मैं पूरी नहीं, मैं पूरी आपको दे दूँ, एक बैकग्राउंड इसकी मुझे देनी चाहिए और बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप FIA को डील करते हैं। अब पॉलिटिक्स में दे रहा हूँ। सबसे तो पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को रोकने का जो अमल था या रोकने का फैसला था वो एक पॉलिटिकल डिसीजन अच्छी नहीं थी। जिस बेसिस पे भी की गई, अगर मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होता और हमारी हुकूमत होती तो हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नहीं रोकते जब कोर्ट ने इजाज़त देती। बात टेक्निकली बात आ गई कि वो फेडरेशन ने इजाज़त देनी थी। आपको ये भी कानूनी तौर पे बता दूं कि जो हुकूमत डिफ़ाइन हुई है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, अब सेक्रेटरी इंटीरियर या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर नो मोर दी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इज़ द कैबिनेट, द कलेक्टिव डिसीजन। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही कहा जी हम तो कैबिनेट में भेज रहे हैं, तो डिले वाला मसला शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने ECL पे उनको डाल दिया पोस्ट जजमेंट ऑफ दी हाई कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। मेरे ख्याल से वो ये पूछेगा ज़रूर कि भाई जब उसका नाम पहले नहीं था हमने इजाज़त दे दी जाने की, आपने सारा ये ड्रामा किया, उसको ECL में डाला पोस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर। लेकिन वो तो नैब की रिक्वेस्ट पे काबीना ने डाला है ना। देखिए जी मेरी बात सुने, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, नैब और FIA और एनीबडी आर नॉट अबव द कोर्ट। मतलब ये है कि कोर्ट ये कह सकता है
कि ये जो आपने किया, यू हैव फ्लाउटेड द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट, क्योंकि जब उन्होंने कहा था इनको 4 दिन के लिए जाने दें स्पेसिफिक डेट के साथ, उन स्पेसिफिक डेट पे मियाँ साहब का नाम, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे नहीं था। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है? जी बिल्कुल, अगर ये इन स्ट्रिक्ट मैटर करे, लेकिन उन्होंने जो अपनी एक डिफेंस है वो यही होगा कि जी इनका नाम हमने वाच लिस्ट में रखा था, लेकिन मैं ये बता दूं वाच लिस्ट कोई चीज़ नहीं गिरली। अच्छा, दूसरा ये कि हुकूमत अब जो हुदैबिया पेपर मिल्स को दोबारा खोल रही है, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये सारे आपने उस वक्त केसेस हुदैबिया के आपने देखे थे, आपका दौर था उस वक्त FIA में, वो कुछ याद कराए ना कि क्या केस क्या है, मुझे तो ये नहीं पता। साहब आपको बहुत कुछ पता है, अब समझे कि मुझे पता नहीं, क्योंकि 25 साल हो गए हैं। और मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं पब्लिक के लिए भी, दोस्त जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले वो भी, कि जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो मेरे मतहत ऑफिसर्स ने की, AD से DD इंस्पेक्टर्स। आई हैपन टू बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टर FIA, और बस ये थे डायरेक्टर FIA। जब मेरे पास फाइल्स आती थी तो आई ऑलवेज यूज टू डू जस्टिस, और वो जस्टिस बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। मुझे एक आपको हिस्टोरिकल वाक़या इसमें बता दूं कि फ़रूक लगारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जन बाबर, काजी जमीलुद्दीन जो उस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल थे, हम बैठे हुए थे, और आते ही जब हम बैठे ही तो फ़रूक लगारी साहब कहते हैं, मलिक साहब अब्बा जी चुक लो। मैं हिस्टोरिकल वाक़या बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली द वे इट हैपेंड। आप मरहूम मियाँ शरीफ साहब की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। अभी आया तो मैं हैं अब्बा जी के, फिर मैं समझ गया कि ये तो, और ये आपको सदर फारूक लगारी साहब ने डायरेक्ट। हाँ। अच्छा, उसके बाद मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर अगर आप मियाँ शहबाज को कहते हैं या नवाज़ को कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं उठाया जा सकता। हमारी ड्यूटी है कि अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को आप अरेस्ट करें, और ना किसी उनकी वो कोई भी जो फीमेल है ना करें। किस्सा ये होता है कि वो जाके लाहौर से अरेस्ट हो जाते हैं। तो मुझे एक हमारे डायरेक्टर थे, उसने फ़ोन किया, डिप्टी डायरेक्टर, कहता है कि सर मैं वो जहाज़ में आ गए हैं और उनको मैं लेके जा रहा हूँ मरगला थाने, अगर मरगला में जगह ना हुई तो मैं वहाँ ले जाऊँगा वो जो बारक हुआ है। मैंने कहा यार ख्याल करो, ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के वो बाप हैं, तो मैंने थाने में लेके जा रहे हो, वाइट कलर ना, चलो इल्ज़ाम लग गए उनके ऊपर। मैं आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। अभी आप उसको जहाज़ जो है ऊपर हवा में ही रखें, ऐसे ही दे दें, लेट मी मेक सम अरेंजमेंट्स। मैं सर फ़ोन किया कोई जगह जगह का, तो नेशनल बैंक का एक रेस्ट हाउस है, वो उसमें एक चेयरमैन उस वक्त बैंकिंग काउंसिल थी, उसके रहते थे। तो मैंने उसको खुद फ़ोन किया, मैंने कहा सर अगर आप बुरा ना मनाया तो आप खाली कर दें, हमने अपने मेहमान को लगाना। वो नहीं जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। मैंने कहा मुझे नहीं आपको पता किसने दिया, अगर अगले 15 मिनट आपने खाली ना किया तो आई आस्क माई बॉयज़ टू गेट यू आउट। खैर समझदार बंदा, उसने कहा भाई इसके साथ पंगा नहीं लेते। मियाँ शरीफ साहब को वो ले आए वहाँ पे। इट्स अ फैक्ट के देखें हर की इज़्ज़त होती है। मैंने खाना उनका घर से इंतज़ाम करवाया, और मैं उनसे पूछो, इंस्पेक्टर हनीफ था उस वक्त। क्या ये हुदैबिया पेपर्स मिल के केस के आगाज़ उसी पे, अच्छा ये उसी पे आ रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वो हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं कि अगर रिपीट ना ऐसी चीज़ें हों तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने किया उसको, हनीफ इंस्पेक्टर था उस वक्त, आजकल वो कनाडा में है, आप उसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। मैंने उसको पैसे दिए, मैंने पूछे अब्बा जी को कि आप खाना क्या खाते हैं और पानी शानी, तो उन्होंने कहा वो एवियन का पानी पीते हैं और खाना नॉर्मली चाइनीज़ खाते हैं। मैंने कहा वो ला के दे दो, बिस्तर साफ़ मेरे घर से जाकर ला के उनको दे दो, एंड डोंट टेल कि किसने किया ये, इट्स ए इंसानी हमदर्दी है। अब मैंने कोई मियाँ नवाज शरीफ के वालिद साहब को, मियाँ शरीफ साहब को अरेस्ट कभी नहीं किया, ये लाहौर से अरेस्ट होके आए और मेरा आगे ये काम चल पड़ा। मतलब सर 2 दिन गुजरे तो मुझे इंस्पेक्टर था एक, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता सर अब्बा जी कदे उन्होंने तो सर सज्जर टुर जाता, कभी खबे टुर जाता, तो मैनू बीमार लगते हैं, यू नो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर इस तरह करें कि आप मजिस्ट्रेट को बुला लें किसी को और इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा दें। मोहम्मद अली होता था AC, जब जो बाद में यहाँ DC बना, अब रिटायर हो चुका है, तो वो उसकी प्रेजेंस में
शहबाज थे एक यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, वो आए, पता नहीं मुझे कैसे नाम याद रह गए, बड़ा पुराना वक्त था। तो शहबाज साहब को वो उन्होंने देखा तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट को बताया ये जो था, कहा जी ये तबीयत इनकी ठीक नहीं है, विल हैव टू शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। खैर उनको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब मैंने क्योंकि पोस्ट की हुई थी, इंसिडेंटली जो आईबी के उसके कोई चीफ थे उन्होंने शिकायत कर दी कि रहमान मलिक फेवर कर रहा है और ये कोई इसको उनका कुछ नहीं, अटैक के बारे कोई नहीं है, तो ये फेवर हुई। बहरहाल जी बीबी ने मुझे फ़ोन किया तो नाराज़ थी कि रहमान ये क्यों किया। मैंने कहा देखें आप इसके बोर्ड बैठा दें और अगर ये गलत साबित होता है और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, हम यहीं से जो है दोबारा शुरू करेंगे। सिर्फ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से बात दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि आईबी वालों ने आपकी शिकायत कर दी और बीबी नाराज़ हो गई मुझसे। बहरहाल जी कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ने, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ उस वक्त, ये फैसला किया कि ये सीएमएच से इनका फैसला करवाया जाए। तो एक उसको ब्रिगेडियर नूरी होते थे और वो हेड कर रहे थे कार्डियोलॉजी, वो तशरीफ़ लाए बोर्ड के साथ, उन्होंने बोर्ड किया और लेट इवनिंग कोई 11 साढ़े 11 के बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अब्बा जी की वाकई हालत ख़राब है। उन्होंने कहा कि नहीं डायबिटी है, अगर हार्ट अटैक होता है तो उनको दर्द नहीं होगा और ये आइसोलेशन में रह के इनको नुकसान पहुंचेगा। खैर वो निकालना पड़ना। फिर मुझे फ़ोन किया जनरल बाबर ने, मुझे चीफ कहते थे, कहते चीफ उनको निकाल दें। मैंने कहा नहीं सर मुझसे दूर रखें, मैं ऑलरेडी एक गेड़े में आया हूँ। वो समझते मैं, हालांकि मैं कोई उनको फेवर नहीं कर रहा था मियाँ नवाज शरीफ को या उनके, ये मेरा एक फ़र्ज़ था ज़ाती तौर पे एक हेडक्वार्टर के डायरेक्टर की हैसियत से, चीफ ऑफ स्टाफ होने की हैसियत से कि कोई गलत ना खुदा न खास्ता कस्टडी में उनको कुछ हो जाता तो सारी उम्र FIA और गड़बड़ होती। बहरहाल सर मैंने जब ना की तो जनरल बाबर ने फ़ोन किया, सरताज अजीज साहब से पूछ लीजिए, उनको फ़ोन किया कि जी वो आके वालिद साहब को ले जाए। वालिद साहब, एक चीज़ मैं बताऊं, जो मैं दूर से देखा उनको, मेरी कोई इनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई थी, काफ़ी हिम्मत में थे। और जब वो एक हमारे डिप्टी डायरेक्टर उनको अरेस्ट किया वहाँ से लाहौर से, तो उनके गले में उन्होंने परना डाल दिया, वो नहीं होता डालते रखते थे, वो तकरीबन मर गया था, बड़ी मुश्किल से बचा वो। ताकतवर थे ना वो, गाड़ी उन्होंने रेजिस्ट किया, रेजिस्ट किया, उनको गिरफ्तारी के लिए गए तो उन्होंने रेजिस्ट किया। बहरहाल वो वक्त की खेल थी और मियाँ साहब सरकारी कागजों में आज भी ज़ेर हिरासत है। अच्छा, वो छूटे अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई, अभी तक ना उनको बाहर जाने की इजाजत मिली, कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए कि थोड़ी सी फियर पैदा हो गया कि अगर मियाँ नवाज, अच्छा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया काम नहीं लेके जाते, अब रखो, अब लोगों को रेस्ट किया तो भुगतो। तो मेरा ख्याल है बाद में मुझे बीबी ने कहा एक दफ़ा कह दिया, रहमान यू हैव टेकन दी वाइज एंड राइट डिसीजन, अगर वो कुछ हो जाता तो सारी उम्र ये हमारे पे इल्ज़ाम होता। तो हदैबिया पेपर मिल केस मैं किया उसी थोड़ा पे, उसकी तरफ आए, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, आप फिक्र न करें, थोड़ा तजस्सुस में ठीक है जो अच्छा होता है थोड़ा सा। बहरहाल मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब को अरेस्ट करके मैं हैंडल किया, जो क्लियर हो गया। नवाज शरीफ साहब अच्छे मूड में थे और उन्होंने कहीं बाद में पता कराया कि भाई वो कौन बंदा था जिसे सारा कुछ उन्हें पता लगा, रहमान मलिक। और मैं इस बात से मैं ज़रूर कहूँगा, जब मैं बाहर चला गया तो मुझे मैसेज भी आया कि भैया सॉरी। लेकिन मुझे याद है कि लंदन में आपके घर जिस दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए मीटिंग हो रही थी, उस दिन नवाज शरीफ आपके घर इस वजह से नहीं आ रहे थे कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को अरेस्ट किया था। फिर मुझे याद है अमीन फ़हीम साहब गए हैं, उनको मना के बिल्कुल गलत बात और लंदन के टाइम के मुताबिक 3 बजे वो आए उस दिन। वो भी आपको मैं आपके घर के बाहर ही खड़े थे। मैं वो भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल गलत तासर अच्छा किसी वजह से दिलाया गया था। अब आगे केसेस की बारी, फिर मैं उस तरफ आता हूँ जो ठीक है। कुरैशी साहब ने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई थी और इन्वेस्टिगेशन हदैबिया की नहीं शुरू हुई थी, वो हुई थी ब्लू कैप भी, ब्लू कैप नहीं आई थी, येलो कैप। और उसके बाद ये जो मोटरवे था इसकी थी, कुछ साउथ कोरियन कंपनी थी उनकी थी, और फिर ये जो टर्की वाली एक कंपनी थी हेलिनी की थी गलबन, जिन्होंने मोटरवे के लिए पेशावर और इस्लामाबाद का बिड किया हुआ था। बहरहाल ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ रही है जहन में, तो इसकी हमने इंक्वायरी शुरू करके ब्रीफिंग भी इसी पे थी। उसके बाद समहाउ द अदर एक बंदे ने वॉलंटियर किया शरीफ ग्रुप से,
जैसे इत्तेफाक ग्रुप कहते हैं, और वो गालबन इनका कोई पुराना प्राइवेट सेक्रेटरी था। विसल ब्लोअर? नहीं, वो मतलब ही बस मिड लेवल आदमी, उसने आके तफसील दी जी कि इनका पैसा बाहर गया, इनका अंदर आया, और वो सारी तफसील लेके आ गया। तो अब ज़ाहिर है अगर एक राइटिंग में चीज़ आती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मार करती है। मेरी ना दुश्मनी थी और ना मेरी दोस्ती थी मियां नवाज शरीफ साहब से या उनकी फैमिली से। इन्वेस्टिगेशन होती रही। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एक चीज़ आई कि इन्होंने एक कानून बनाया था 19 जो पहली गवर्नमेंट की थी इनकी 1992 में, उसमें इन्होंने ये प्रोहिबिट कर दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स शैल नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। दिस वाज बैन। नाउ उसको हमने इन्वेस्टिगेट करा और हमने कोर्ट से जाकर जांच ले ली। कोर्ट की जांच के बाद हमने वो चीज़ों पे हाथ डाल लिया। इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई। बहुत से केसेस के चलान हो गए, जिसमें हदैबिया पेपर था, हदैबिया इंजीनियरिंग थी, और गालबन कुछ तरह के 2-4 और एफिलेटेड केसेस थे, और जितनी उसकी एविडेंस मिल सकी। तो कुछ के चलान हमने दे दिए, कुछ के चलान थे, टैरन थे, कुछ के औरों ने थे। तो इन द मीन टाइम जनाब आई वॉज अरेस्टेड। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, मैं अरेस्ट हो गया। मैं अपने जाके वो जो खोली नंबर 2 है, जिस पर एक आर्टिकल लिखा था, जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी केस। विदाउट एक कार चोरी का था और कोई लंडे के कपड़े चोरी करने आपके ऊपर केसेस बन गए? मेरे यहाँ लंडे के कपड़े चोरी करने का और 5 तोले जेवर चोरी करने का, वो जो हाथ जेल में रखने के लिए जरूरी था। उन्होंने कोशिश की, एक में बेल होती थी, दूसरे में होती। तो उन दिनों में इंसिडेंट ये कि मेरा दोस्त चीफ जस्टिस आ गया लग के यहाँ पे, तो उनको मैंने मैसेज भेजा, उसने मुझे 3 रसाले भेजे और उन्होंने कहा मलिक साहब चुप करके बैठे रहो, थोड़ी भीड़ शेड़ कोई नहीं होनी, इस पर पंजाब नाम नहीं लेना चाहता, रेस्ट करें अपना, रिलैक्स, हुकूमत आपको बाहर नहीं निकलने देगी। तो मैंने भी चुप कर शुरू हो गया। बहरहाल वो केसेस जो हैं वो फिर चले गए बैंकिंग कोर्ट में। ठीक है। तो हदैबिया पेपर, हदैबिया इंजीनियरिंग और इन सारे के सारे केसेस कोर्ट ने आफ्टर प्रॉपर हेयरिंग, और उस वक्त उनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन प्रोसीजर ऑब्जर्व हुआ, वो सारे केस क्लोज हो गए थे। उसी वक्त क्लोज हो गए? जी हाँ, क्लोज हो गए थे। अब ये जो मैं हुकूमत को देख रहा हूँ कि वो केस को रीओपन करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक फ्रेश एविडेंस ना हो या किसी कोर्ट से इजाज़त ना ले सीनियर से, मेरा नहीं ख्याल है वो केसेस खुल सकते हैं। अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं आई है तो आई एम श्योर दे विल डू इट। तो उस वक्त तो मनी लॉन्ड्रिंग का तस्वर ही कोई नहीं था। अगर उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का तस्वर नहीं था और अगर उसमें पैसा आगे पीछे गया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नेचुरली था उस वक्त, लेकिन उनको अब रेट्रोस्पेक्टिवली अब वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस नहीं बन सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज भी करके देख लें। तो मैं एक चीज़ से अब थोड़ा सा मेरा दिल दुखता है, अब एज ए पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर लोअर लेवल पे भी रहा हूँ, मिड पे भी रहा हूँ, टॉप पे भी गया, इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा, दुनिया के बड़े बड़े केस सारे जितने पाकिस्तान से रिलेटेड सारे मैंने किए, इन्वेस्टिगेट किए। तो मुझे ये सिर्फ दुख होता है कि हम इस वक्त दुनिया कहाँ चली गई है और हम किन चीज़ों में उलझ गए हैं। कोई कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कोई कहता है मैं एनआरओ नहीं लूँगा, कोई कहता है जिसके खिलाफ पकड़ के अंदर कर दो। तो आज कल जो हमारी सियासत है अंदर बाहर, यानी कि जिसे आप देखें अकाउंटेबिलिटी और विक्टिमाइजेशन में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। ये आज की हुकूमत को भी देखना चाहिए और यही मैं अपनी हुकूमत को भी ये एडवाइस किया था कि हमें अब कोई केस वेस नहीं करना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन केस है तो कर ले, लेकिन ये है कि बनाने वाली बात ना हो, विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने देखा हमारे यहाँ एक केस भी उस वक्त नहीं हुआ वाइल आई वाज इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा, अब अगर जो हो रहा है, सिर्फ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से बात दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अब ये जो है कि इस वक्त आवाम परेशान है, महंगाई से खुदकशियाँ हो रही हैं, आपकी इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर से ऊपर चला गया है। यू हैव लिव्ड इन यूके, यू सीन द वर्ल्ड,
You know what are the parameters अच्छा, for the आपने कहा economics. विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है 29 अप्रैल 2012 आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें शरीफ ब्रदरान की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आप सामने लेके आए थे। जिस बात- तो कोई इन पे तहकीक हुई है, कोई केसेस चले हैं, इनका कोई नतीजा 2012 में निकला? मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मुझे अच्छी तरह याद है किसी एफिडेविट का जिक्र था, मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि ये जी आपके वक्त इन्वेस्टिगेट हुए थे, तो मैंने जवाब दिया था। उस वक्त मैं डायरेक्टर एफआईए था, नाउ आई एम इंटीरियर मिनिस्टर। जी, जी, जी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू पोर्टफोलियोज। तो मैं किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहता और ना ही मैं इस पर कुछ कहना चाहता। अगर बहुत शौक है तो जाएं एफआईए केस लगा ले और देन कम एंड टॉक टू मी। Right. और आज भी मैं यही कह रहा हूँ और आपको भी यही कह रहा हूँ कि मेरा कोई वास्ता नहीं इन चीज़ों से। वो दैट्स वाज वंस अपॉन अ टाइम एज अ सिविल सर्वेंट एंड एज ए डायरेक्टर और डीजीएफआईए, if I had done some investigation or people under me had done investigation, that has nothing to do with my career now. आपने बड़ी I'm a अच्छी politician बात now. की, आपने कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 20-20 साल से केसेस चले, जरदारी साहब 11 साल रहे जेल में, उनके ऊपर कोई केस अभी तक साबित नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ सियासतदान, ये क्या होता है कि जब उन पे केसेस बनते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जब उनकी हुकूमत आ जाती है, इलेक्शन का टाइम आ जाता है, वो वापस आ जाते हैं। तो भाई ये साहब, सिस्टम किस तरह चलेगा? आप उनके शूज में नहीं कि है ना, कभी अल्लाह ना करे आप ही कभी शूज में जाए ना उनके, तो आप इस्लामाबाद से लाहौर चले जाएंगे या कराची चले जाएंगे। सॉरी टू से, मैं आपको डिफेंड नहीं कर रहा किसी को क्यों चला गया, रहना चाहिए। देखें, आपकी जो काउंटेबिलिटी का तरीकाकार है वो मैं फॉर्मर डीजीएफआई की हैसियत से भी और एज इंटीरियर मिनिस्टर जो मैं देखता हूँ वो ठीक नहीं है। मेरी किताब है वो टॉप 100 इन्वेस्टिगेशन का, दिखाइएगा वो जरूर ले जाइएगा। आई गिव यू प्रेजेंट यू वन, उसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो मैंने डाली हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी इट शुड बी अ रेगुलर फीचर प्रोसेस, यस। और प्रोसेस होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो इस वक्त कहनी अकाउंटेबिलिटी ना हो और फिर अगली हुकूमत वेट कर ही आए तो हम रगड़ते हैं इनको। तो हमारे यहाँ रगड़ाट प्रोग्राम होता है, जो चला गया है उसको रगड़ा देना। ये नहीं कहना यार उसके जो अच्छे काम की उसको साथ सीने में लगाओ, लेट्स वर्क टुगेदर। लेकिन मलिक साहब, पाकिस्तान में करप्शन तो होती है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, बाहर की एजेंसीज ने भी कहा है। मैं आपको थोड़ी सी आपकी मिसकम्युनिकेशन और पब्लिक एट लार्ज मैं बता दूं। कानून ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश कैसी होती है? अगर कोई पैसा स्टोलन है कहीं से, यानी चोरी किया हुआ हो, या वो पैसा ड्रग प्रोसीड में हो और वो पाकिस्तान से निकल के किसी दूसरे मुल्क में गया हो, और वो उसकी ट्रेल जो है वो साबित होती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। आपका अपना कानून पाकिस्तान में ये है कि आप एक ट्रक भर के रुपयों का लेके जाएं लाहौर से कराची, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती है। आपने 50 करोड़ अगर आपने कराची से लाहौर भेजा है या किसी मुल्क अपने विदिन कंट्री भेजा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। इवन जो फॉरेन एक्सचेंज भी है आपका, अगर इंटरनल मूव हो रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं होता। हमने एक बहुत बड़ी ब्लंडर की। वो ब्लंडर क्या थी? जब हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आते हैं तो उसकी जरा देखिए डेफिनेशन ऑफ कैसे मिस यूज होती है। आई थिंक पब्लिक विल अप्रिशिएट यू फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। जब आप पैसा आपका पाकिस्तानी है, किसी अकाउंट में हुआ, कोई केस भी हुआ, आपने उस पर सेक्शन लगा लिया मनी लॉन्ड्रिंग का और उसको अबेटमेंट में डाल दिया। अब आपने एक बंदे के खिलाफ इंफॉर्मेशन लेनी है बाहर से, तो नॉर्मल केस में आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग की सेक्शन लगा देंगे तो फिर यूएनओ का जो चार्टर है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जो बायलैटरल प्लस इंटरनेशनली आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। ऑन द लॉन्ग रन हमारे साथ क्या हुआ, हमने इतने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बना के जेल भेज दिए। सारे सुन रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे से को बात कर ले। उसका नुकसान क्या हुआ कि बाहर की दुनिया ने कहा ये मुल्क कैसा है यार, ये तो यहाँ हजारों केस मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं। वो कोई नहीं कहेगा गलत है, क्योंकि गलत तो हमने किया है ना, हमने तो किसी को फंसाने के लिए किया है। वहाँ तो बाहर के मुल्कों में तो ऑनेस्टी होती है यार, केस एफआईआर नहीं लगाते, क्योंकि अगर एफआईआर वो गलत लगाएंगे तो बाद में हो जाएगा डेफामेशन का केस, तो वो बिलियन देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क से हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेजते हैं, मैं भी आ रहा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। मैं भी आ रहा हूँ उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहले मैं ये खत्म करता हूँ आपको।
अब ये तो वो केसेस हैं जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हुआ, गया पैसा और वो बन गई मनी लॉन्ड्रिंग इन देयर, और आगे जाके फैट एक्ट में हमारे खिलाफ वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप एलिगेशन आ गया कि देखो जितने केसेस हैं। और फिर मैंने इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, अभी भी कह रहा हूँ, उन्होंने भी जाके यूनाइटेड नेशन में कह दिया कि हमारे मुल्क से बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बहुत पैसा बाहर जा रहा है। देखिए बाहर पैसा जाना और मनी लॉन्ड्रिंग होना दो चीज़ें हैं। आपका 1992 फॉरेन रिफॉर्म्स अलाउ करता है पैसा ले जाना और पैसा लाना, कोई ममानत नहीं है उस पर, ठीक है। और अगर पैसा गया है, आया है, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि कहाँ से चोरी हुआ, ये कौन सी ड्रग प्रोसीड में ये कैसे पैसे इन्वॉल्व थे। अगर तो वो साबित होता है तो आपको बाहर से भी सपोर्ट मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। और हमने अपने आप को खुद माशाल्लाह खुद का हेयर वी आर, वो नहीं, सॉरी टू से मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी एक फैक्शन का कि आपां दे काम है जी, तो हमने तो आपां दे काम करके तो सारी मुसीबत में अपने आप को डाल दी। अब आ गई हुंडी सर। हुंडी इज नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स इंटरनेशनल बिजनेस और इट्स अ पैरेलल बैंकिंग कहते हैं। दिस इज इलीगल? नहीं, ये इज अ पैरेलल बैंकिंग। राइट। इस पैरेलल बैंकिंग में आगे डबल हो जाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं बेसिकली तो वो भी यही काम करते हैं ना, आपके पैसे लेके बाहर भेज दिए कानून के मुताबिक, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के थ्रू भेजे तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू तो जाए, और अगर वो पैसा जो है वो इलीगल नहीं है तो इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स टू द मनी लॉन्ड्रिंग साइड, या उसके खिलाफ केस करते। नो, हुंडी इटसेल्फ इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड ए क्राइम। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ये केस खोले जाते हैं, एक तो रिट्रोस्पेक्टिवली जो अभी कानून है मनी लॉन्ड्रिंग के उन पे नहीं इस्तेमाल हो सकेंगे, फिर ये केसेस सारे, मैं विद अथॉरिटी कह रहा हूँ कि ये केस उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये केस जो है ना ये बंद हो गए थे, और बंद कोर्ट ने किए थे। हाँ, अगर कोई प्रोसीजर इनके पास कोर्ट अगर चाहे तो दोबारा खोल सकती है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये बताइए कि आपने, मैंने लंदन में देखा था, मोहतरमा के साथ आपने बहुत काम किया, तो मोहतरमा के बारे में बताएं कि जो उनकी शहादत हुई है और अब तकरीबन इतने साल गुजर गए, तकरीबन 13-14 साल, तो उनकी इंक्वायरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप लोग भी अगर ऐसी बात करें कि इंक्वायरी नहीं हुई या कुछ नहीं, मैं उसका नहीं, ये भी गलत बात है। ये है वो खबरें फीड की हुई हैं। जो बीबी के केस में इन्वेस्टिगेशन में हमारे से पहले एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, बंद हो गई थी इन्वेस्टिगेशन, डेड एंड, क्योंकि क्राइम सीन वाज वॉश्ड अवे और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको छोड़ दिया। आई विश के वो आप जाते हुए एक रिपोर्ट लेने की बेशक किसी वक्त प्रोग्राम कर ले, आई बी वेरी हैप्पीली गिव यू द फुल डिटेल्स। बट हमने एक सिर्फ EMI से उन जो कातिल थे उन तक पहुँचे। और आज एक मैं बताऊँ स्टोरी, बड़ी पहले नहीं आई बहुत सी चीज़ें, कि एक था अबादुर रहमान, उनके इर्द गिर्द के लोग हमने पकड़ लिए, जो लेके आया था। ये चले थे वहाँ से साउथ जो आपका वजीरिस्तान है, और जहाँ जहाँ वो बैठे, जहाँ जहाँ गए, फिर जिस कमरे में वो बैठ के उन्होंने जन्नत के जाने के लिए कलमे शलमे पढ़े, रूम नंबर 69 खोड़ा खटक में, जिस मौलवी ने तैयार की उनको पकड़ने की कोशिश की हमने, लेकिन वो गायब हो जाता था। आखिर रेड्स कर कर करके एक दिन हमें इनकी लाश वहाँ से मिली नौशहरा से, लेकिन फिर भी हमने एक बंदा जो कि इस वक्त काबल में एसवाए, उसके बाकी सारे अरेस्ट कर लिए। कोर्ट में ट्रायल हुई सर, आई एम यूजिंग द वर्ड चलान के बाद ट्रायल हुई, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया। मैं दोबारा वर्ड पूछता, कन्विक्ट हो गए, और सारे के सारे कातिल हैंडलर जितने भी उनके पीछे थे सारे आइडेंटिफाई हो गए जो कोर्ट का हिस्सा हैं। मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जब अपील में गए तो उन सबको क्यों छोड़ दिया गया। फिर एक और छोड़ने के बाद आज तक वो बंदे फिर हिरासत में हैं, क्योंकि जो लोग करना चाहते थे या कोर्ट भी जब देख रहा था या जो भी कोई इन्फ्लुएंस था, उन्होंने कहा इनको ना छोड़ो भाई। इन्होंने कन्फेशन दी हुई है, 164 की स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ अच्छा। DNA उनका हमने निकाल लिया अमेरिका से जाके पूरा शूज से।
हमने उनके जहाँ जहाँ गए थे पूरी चीज़ें निकाल ली, उनकी जो मूवमेंट थी पूरी ट्रैवल थ्रू दी जो फेंसिंग वो निकाल लिया। तो वो तो हमने पकड़ लिया। और बीबी के साथ अगर मैं ये ना करता तो मैं जस्टिफाई कैसे कर सकता था उनका भाई। मैं मक्का गया, मैं यकीन करे रसूल वहाँ पे जाके मक्का में काबा पे हाथ लगा के अल्लाह ताला से मैंने रो के दुआ की कि अल्लाह मियाँ जब तक मैं बीबी का केस रिजॉल्व ना कर दूँ मुझे इस दुनिया से ना उठाना। अब फिर हमने अपील की हुई है उनको कि गिरफ्तार करो दोबारा। अब साथ साथ नई नई चीज़ें आ रही हैं। पहले जो बंदा बैतुल्लाह मसूद के साथ काबिल यानी कि घूमता रहा वहां पे, लेकिन बहुत करीब होने ने बिलावल साहब को भी किया, जरदारी साहब को भी किया और आपके मुशर्रफ साहब को भी किया। उससे मैंने पूछा मुझे बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। कहता है कि मेरी उससे बात होगी, किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, कंधार के करीब मैंने उसको जाके इंटरव्यू करना था। कहता है एक दिन पहले जहाँ ये था वहाँ उस पर अटैक हुआ तो तालिबान उसको बचा के ले गए, लेकिन वो डर गया इतना, वो ये समझा कि ये जो है इसने मरवा रहा, मुझे इसको पता था मेरी लोकेशन का। अब अल्लाह जाने। दूसरा एक चीज़ जो मुझे मेरी समझ से कभी कभी बाहर भी होती है, कभी कभी अंदर भी आ जाती है, इसमें एक करैक्टर था अबादुर रहमान। अबादुर रहमान के दो जो भाई थे वो जो घोड़ों वाली नहीं होती है ये डिफेंस में, उनमें वो थे। अब अबादुर रहमान का मैं पता नहीं चल रहा था कि ये है क्या है, लेकिन थोड़ा हमें नंबर चंबर एक पे कॉल आती थी। आपके साथ बातें करने का तो बड़ा दिल नहीं, अगला मैं खत्म कर लूँ, ये तो बड़ा जरूरी है। वही बंदा जो है वही अबादुर रहमान जो है, वही अबादुर रहमान जिसको हम अरेस्ट करना चाहते थे। जब हम पेशावर गए तो हमें जो फेंसिंग के थ्रू बताया गया कि ये तो गुजरांवाले में है, यहाँ नहीं है। मैंने फिर भी अपने बंदे नहीं निकाले, मैंने दूसरी टीम गुजरांवाले भेज दी जो लोकेशन दे रहे थे। एट योर स्प्लेंडेड सरप्राइज एंड फॉर द पब्लिक एंड आई थिंक मे बी कल को कोई बंदा उठेगा जो इसमें बोलेगा कि हुआ क्या था असली। जनाब उसी रात को सुबह 4 बजे अबैदुर रहमान का पहला ड्रोन अमेरिकन का जो था, जो एवर जो खैबर पे गिरा था, उसमें वो मार दिया गया। तो मुझे बताएं कि ये इंटरनेशनल सियासत, इंटरनेशनल सारी तफसील बताने का मलिक साहब बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपको थोड़ा सी क्लैरिटी कर दी आपको कि आप दोस्त जिन्होंने बीबी के साथ भी काम किया, मेरे साथ भी किया है, और आप बड़ी डेप्थ रखते हैं। तो सॉरी टू से ये सिर्फ आप नहीं, मुझे बड़े बड़े सीनियर ओ मलिक साहब कुछ भी नहीं हुआ बीबी के केस था। अब मेरा है मैं इसके बुक लिखता हूँ। चले इस पे हम एक अलग से प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ। तो आप पकड़े भी गए लोग, जेल में भी गए, सजाएं भी हुई, तो कोर्टों से तो फिर हम चले। आपका आज के लिए बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब। थैंक यू सर। आपने देखा कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।